अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान एयरलाइन की फ़्लाइट PK8303 जो कि लाहौर से कराची जा रही थी 22 मई सन 2020 को, और कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंचकर यह फ़्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें 97 लोग सवार थे और इसमें से 91 मुसाफिर, जबकि 8 हमले के अरकान थे। इनमें से आलमोस्ट 95 लोगों का इंतकाल हो गया और सिर्फ 2 लोग मौजज़ाना तौर पर इसमें से बच पाए। तो अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये क्रैश कैसे हुआ, और ये सारी चीज़ आपको समझाने के लिए मैं इसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के दरमियान हुई गुफ्तगू का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर ऐड करूँगा, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे असल में इस जहाज़ के साथ क्या वाक़या पेश आया। ये तो जब फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी और एयरबस के लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उस जहाज़ का जो तबाह हुआ, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ़्लाइट रडार का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो आखिरी गुफ्तगू हुई जहाज़ के कप्तान के साथ, उसको एनालाइज़ करके हम इस नतीजे पर कुछ ना कुछ पहुँच सकते हैं कि इस जहाज़ के साथ क्या हुआ होगा। ये जो कुछ भी इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, ये कतई तौर पर हतमी नहीं है, ये एक अंदाज़े पर मबनी है, लेकिन ये हकीकत के काफ़ी करीब तरीन होगा, और इसका अंदाज़ा हमें तब होगा जब हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करेगी। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। एयरबस का बनाया हुआ ये जहाज़ A320 एक दरमियाने दर्जे का A320 एक नैरो बॉडी एयरलाइनर था। इस जहाज़ ने अपनी पहली उड़ान सन 2004 में भरी, जब ये ईस्टर्न चाइनीज़ एयरलाइन को डिलीवर हुआ। उसके बाद सन 2014 में इसको पाकिस्तान एयरलाइन ने हासिल किया, और तब से अब तक ये पाकिस्तान एयरलाइन के बेड़े का हिस्सा था। यहाँ पे मैं आपकी मालूमात में इजाफा करूँ कि जितने भी हवाई जहाज़ हवा के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरर की तरफ से बनाया हुआ एक इंस्पेक्शन और उनका एक चेक का मेंटेनेंस का तरीक़ाकार होता है, और तमाम ऑपरेटर्स, चाहे वो PIA हो या कोई भी दुनिया की दूसरी एयरलाइन हो, वो मैन्युफैक्चरर के बताए हुए उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनकी मेंटेनेंस और चेकिंग और बैलेंस रखने का पूरा इंतज़ाम करते हैं। और तमाम ही एयरलाइंस मैन्युफैक्चरर के बनाए हुए उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन और SOPs के मुताबिक अपने जहाज़ों को मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह से ये जहाज़ भी मेंटेन किया गया था, और एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट इसका नवंबर 2020 तक का था, यानी नवंबर 2020 तक के लिए ये जहाज़ इंस्पेक्ट होकर क्लियर किया हुआ था। अब इस जहाज़ के साथ जो हादसा पेश आया कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब जाकर, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसके साथ हुआ क्या। तो सबसे पहले हम ATC की उस वॉइस को देखेंगे, ATC और जहाज़ के कप्तान के दरमियान हुए उस मुकालमे को देखेंगे कि उनके साथ क्या बात हुई। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, चंद बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको इसके समझने में आसानी होगी। जब भी जहाज़ किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रहा होता है और जब वो रनवे के करीब पहुँच जाता है, तो एक सिस्टम होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, दुनिया के अंदर एडवांस चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कराची के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर जो सिस्टम ये लगा हुआ है वो ILS-1 लगा हुआ है। बिल्कुल ही बेसिक लैंडिंग सिस्टम है, और ये सिस्टम सिर्फ इतना काम करता है कि ये जहाज़ को रनवे की सेंटर लाइन के साथ अलाइन कर देता है, यानी कि जहाज़ को रनवे की सेंटर लाइन की सीध में ले आता है। मिसाल के तौर पर अगर रनवे बिल्कुल सीधा है और जहाज़ राइट साइड से आ रहा है, तो ये जहाज़ को लेफ़्ट टर्न करके अकॉर्डिंगली जहाज़ को रनवे के साथ बिल्कुल सीधा अलाइन कर देता है। लेकिन ये चूँकि एक बिल्कुल बेसिक सिस्टम है, ये जहाज़ की हाइट और एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं करता। एल्टीट्यूड को मेंटेन करना पायलट की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए वो मदद लेता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिर्फ जहाज़ के कप्तान को गाइड करने के लिए मौजूद होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कभी भी जहाज़ के कप्तान को कोई हुक्म नहीं दे सकता, बल्कि जहाज़ के कप्तान को जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जो सहूलियात चाहिए होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो सिर्फ उनका बंदोबस्त कर रहा होता है। तो ILS सिस्टम के ऊपर जब जहाज़ रनवे के ऊपर लैंड करने के लिए आता है, तो जहाज़ को ILS सिस्टम रनवे की सीध के अंदर अलाइन कर देता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जब जहाज़ रनवे के ऊपर अलाइन करने के लिए आया, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और जहाज़ के कप्तान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ उस वक्त 3500 से 3000 फीट की बुलंदी के ऊपर था, जबकि वो रनवे से सिर्फ 6 मील दूर था, 6 नॉटिकल माइल्स के फासले के ऊपर था। यहाँ पे मैं आपको कराची एयरपोर्ट का अप्रोच चार्ट यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है D6, जो कि एग्जैक्टली लैंडिंग या टच डाउन पॉइंट से 6
नॉटिकल माइल के फासले पर है जिस फासले के ऊपर वो जहाज़ था। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका एल्टीट्यूड तकरीबन 2200 फीट के ऊपर होना चाहिए था, जबकि जहाज़ 3500 से लेकर 3000 फीट की बुलंदी पर था, यानी जहाज़ बहुत ज़्यादा हाई था। तो जहाज़ जब बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उसका मकसद क्या होगा कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइड स्लोप के ज़रिए से रनवे को टच करेगा तो रनवे का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका होगा और वो जहाज़ रनवे के ऊपर, रनवे के स्टार्ट से काफ़ी आगे जाके, यानी थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं रनवे का, वहाँ से काफ़ी आगे जाकर टच डाउन करेगा। तो उसके लिए रुकने के लिए रनवे इतना बाकी आगे नहीं बचेगा कि वो अपनी जहाज़ को रोक सके। और अगर इसी तरह वो उस हाइट से, जो मुकर्ररा हाइट से नीचे होगा, तो वो रनवे से पहले ही क्रैश हो जाएगा। तो इस केस में हमने ये देखा कि जहाज़ जो है वो रनवे से पीछे, जहाँ पे उसको 2200 फीट की बुलंदी पे होना चाहिए था, वो 3300 फीट की बुलंदी के ऊपर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज़ के कप्तान को ये बात बताई कि आप चूँकि 6 माइल्स या 5 माइल्स पीछे रह गए हैं रनवे के टच डाउन से, लेकिन आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो ग्लाइड स्लोप है, वो रास्ता जिससे आपने नीचे उतरते हुए रनवे को टच करना है, वो बहुत ही स्टीपी होगा। और जितना वो ज़्यादा स्टीपी होगा, जितना वो ज़्यादा तीखा होगा, उतना ज़्यादा आप ज़ोर से आकर रनवे के ऊपर लगेंगे, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। या अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो आप रनवे पे दूर जाके टच डाउन करेंगे और जहाज़ को रोकने के लिए जो रनवे की अवेलेबिलिटी है वो आपकी कम हो जाएगी। अभी मैं आपको ATC और पायलट के दरमियान गुफ्तगू यहाँ पे मैं सुनवाता हूँ। उसके अंदर दोनों के दरमियान यही बात हो रही है कि पायलट जो है वो 3000 से 3500 फीट की बुलंदी पर था, जबकि ATC उसको याद दिला रहा है कि आपको इस पॉइंट के ऊपर आके, जबकि आप 5 मील या 6 मील दूर रह गए हैं, तो आपको 2000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए। इसके ऊपर पायलट उसको इंसिस्ट करता है कि वो मैनेज कर लेगा और वो इंशाल्लाह इसको जो है अपनी हाइट को वो ठीक मेंटेन कर लेगा। वो इस्टेब्लिश हो गया है ILS के ऊपर, यानी वो रनवे के सीध के अंदर आ गया है, रनवे की सेंटर लाइन के अंदर उसका जहाज़ आ गया है और जो एल्टीट्यूड की बात है उसको वो मैनेज कर लेगा। तो ये सुनिएगा आप ATC और पायलट की बात। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from Peltown, distance passing 3,500. But A303 clear line 25 left. जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने सुना कि पायलट 3000 से 3500 फीट की बुलंदी पर था, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे 2000 फीट की बुलंदी पे होना चाहिए था। लेकिन पायलट ने ये कहा कि हम इसको कवर कर लेंगे और हम ILS के ऊपर इस्टेब्लिश हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम इसको लैंड करा लेंगे जहाज़ को, जिसके ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको रनवे L25 के ऊपर लैंड करने की इजाज़त दे दी। और इसके ऊपर जब कैप्टन ने रॉजर बोला, रॉजर का मतलब ये होता है कि ओके, मैंने आपकी बात को पिक कर लिया। अभी मैं आपको वो रॉजर का जो उसका वॉइस है वो सुनवाऊंगा और उसके पीछे आप गौर कीजिएगा कि बैकग्राउंड के अंदर एक सायरन बज रहा है। बैकग्राउंड के अंदर जहाज़ का मास्टर कॉशन जो है वो बीप कर रहा है और ये लगातार बीप है। जहाज़ के अंदर जब भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई ख़राबी पैदा होती है तो उसके अंदर एक कॉशन बीप करता है, लेकिन अगर ये कोई छोटी ख़राबी होती है तो ये कॉशन 1 या 2 बार बीप करता है। लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली बीप करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जहाज़ के अंदर कोई मेजर फेलियर हुआ है। ये हम सोच सकते हैं, ये हम गैस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो हम ये गैस यही कर सकते हैं कि जहाज़ के दोनों इंजन्स उस वक़्त फेल हो चुके थे और उसी की वजह से ये क्वेश्चन आ रहा था। अब सवाल ये है कि जहाज़ के दोनों इंजन एक ही वक्त में कैसे फेल हो गए, और मैंने ये दोनों इंजन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जहाज़ का सिर्फ एक इंजन फेल हुआ हो, लेकिन ये जो जहाज़ था एयरबस A320, ये ना सिर्फ कैपेबल है बल्कि ये सर्टिफाइड है एक इंजन के ऊपर भी परवाज़ करने के लिए। अगर इसका सिर्फ एक इंजन भी फुल पावर देता रहे तो ये जहाज़ परवाज़ कर सकता है और ये कभी भी अपना एल्टीट्यूड ड्रॉप नहीं करता और ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन चूंकि ये जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और इसका एल्टीट्यूड गिरता गया, जैसे कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि इस जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो गए थे। अभी स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी जहाज़ की तस्वीर है और यहाँ पे मैंने एक रेड मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो इंजन हैं उनके नीचे बर्निंग मार्क्स या स्क्रैच मार्क्स हैं। ये स्क्रैच मार्क्स इस जहाज़ के इंजन के नीचे क्यों आए हैं, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ATC और पायलट की गुफ्तगू जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पायलट की दूसरी लैंडिंग की अटैम्प्ट की बातचीत है। इससे पहले भी जहाज़ एक दफ़ा लैंडिंग के लिए आया और अनफॉर्चुनेटली जहाज़ का लैंडिंग गियर खुल नहीं सका। लैंडिंग गियर कहते हैं जहाज़ के नीचे लगे हुए उन पहियों को कि जिनकी वजह से जहाज़ रनवे के ऊपर दौड़ता है। जब जहाज़ फ़ज़ा के अंदर बुलंद होता है तो ये लैंडिंग गियर या जो इसके पहिए हैं वो जहाज़ के पेट के अंदर, जहाज़ की बैली के अंदर बंद हो जाते हैं और जब जहाज़ लैंड करने के लिए आता है तो ये लैंडिंग गियर ओपन होकर लॉक हो जाते हैं और ये जहाज़ को रनवे के ऊपर दौड़ने में और फिर रुकने में मदद देते हैं। तो पहली दफ़ा जब ये जहाज़ लैंड करने के लिए आया तो अनफॉर्चुनेटली उसको बैली लैंडिंग करनी पड़ी। उसके ये जो थे
लैंडिंग गियर थे वो खुल नहीं सके। लैंडिंग गियर ना खुलना भी एक तरह की इमरजेंसी होता है, लेकिन ये तमाम पायलट्स और तमाम लोग इस चीज़ के ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर उनका लैंडिंग गियर किसी वजह से ना खुल पाए या ख़राबी उसके अंदर हो जाए तो वो जहाज़ को किस तरह से लैंड करा सकते हैं। और दुनिया में अक्सर जहाज़ बेली लैंडिंग के तरीके से लैंड हो जाते हैं। बेली लैंडिंग कहते हैं कि जहाज़ के जब पहिए नहीं खुलते तो जहाज़ अपने पेट के ऊपर लैंडिंग करता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता रनवे के बिल्कुल करीब लाया जाता है और उसके बाद उसको रनवे के ऊपर इस तरह से गिराया जाता है कि जहाज़ का पिछला हिस्सा जो है वो रनवे को पहले टच करे। क्योंकि जितने भी ये जेट जहाज़ आजकल इस्तेमाल होते हैं सवारियों के लिए, इनके जो इंजन्स हैं ये इनकी बॉडी से काफ़ी नीचे होते हैं। जहाज़ के फ्यूज़ेलाज से इसका जो इंजन है वो काफ़ी नीचे होता है। तो जब भी बेली लैंडिंग किसी भी जहाज़ की जाएगी और अगर उसको जहाज़ को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन के अंदर लैंड कराया जाएगा, ऐन मुमकिन ये होता है कि जहाज़ के इंजन्स पहले टच करेंगे और जहाज़ का मेन पार्ट या उसका फ्यूज़ेलाज जो है वो रनवे के साथ टच नहीं करेगा। इसलिए जहाज़ को फ्लेयर की पोजीशन के अंदर लैंड कराया जाता है, यानी जहाज़ का नोज़ अप किया जाता है और जहाज़ के पिछले हिस्से को पहले ज़मीन के साथ रनवे के साथ टच किया जाता है। और जब जहाज़ की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, तो उसके बाद जहाज़ का जो नोज़ वाला पार्ट है उसको नीचे किया जाता है ताकि जहाज़ आराम से वहाँ उतर जाए। और इस सारे प्रैक्टिस के अंदर फायर इंजन्स और आग बुझाने का जो सामान है और जो तरीकाकार है उसको भी तैयार रखा जाता है ताकि रगड़ने की वजह से जहाज़ के अंदर आग ना लग जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब ये जहाज़ पहली दफ़ा लैंडिंग करने के लिए आया, बेली लैंडिंग करने के लिए आया, तो रनवे के ऊपर इसका पहले एक इंजन टच हुआ और फिर दूसरा इंजन टच हुआ। यानी कि अपने जहाज़ को फ्लेयर नहीं कर सका पायलट और जहाज़ की वो पिछले हिस्से को पहले रनवे के साथ टच नहीं कर सका और जहाज़ बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन के अंदर नीचे आया और उसकी वजह से जहाज़ की बॉडी ज़मीन के साथ लगने की बजाय जहाज़ के दोनों इंजन ने ज़मीन के साथ रगड़ खाई, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में रनवे के ऊपर लगे हुए निशानात से भी पता चली। और ये तकरीबन 4500 फीट दूर थ्रेशोल्ड से निशानात लगे थे, यानी रनवे के स्टार्ट से लेके 4500 फीट दूर जाकर ये टच डाउन हुआ था। जबकि रनवे का जो थ्रेशोल्ड है वो 1000 से 1500 फीट होता है। जहाज़ को रनवे के स्टार्ट से 1000 से 1500 फीट के अंदर टच डाउन कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा दूर जाके टच डाउन करेगा तो वो उतना ही ज़्यादा ओवरशूट कर जाएगा और वो रनवे को क्रॉस कर जाएगा, उसको रुकने में प्रॉब्लम होगी। तो शायद यही वजह थी कि जब जहाज़ पहली दफ़ा पायलट ने लैंड कराने की कोशिश की और जहाज़ ठीक तरीके से ग्राउंड नहीं हो सका, तो पायलट ने जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ किया और दोबारा गो राउंड लेकर आया। अब जब वो दोबारा गो राउंड लेके दोबारा चक्कर काट के दोबारा रनवे के ऊपर आ रहा है, तो फिर भी उसने फॉल्स ग्लाइड स्लोप को लिया और उसकी हाइट जो थी वो रिक्वायर्ड हाइट से काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बारे में ATC और दोनों के दरमियान गुफ्तगू में अभी आपने सुनी। अब चूँकि हाइट ज़्यादा थी तो ख़तरा यह था कि जहाज़ एक दफ़ा फिर रनवे को वहीं टच करेगा जहाँ पे उसने पहले टच किया था और जहाज़ को रोकना पायलट के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पायलट ने कहा कि वो उसको मेंटेन कर लेगा, जिसकी वजह से ATC ने पायलट को उतरने की इजाज़त दे दी। लेकिन साथ ही एन उसी वक्त जहाज़ के मेन कॉशन का जो बीप था वो बजने लग गया और उसकी आवाज़ अभी मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ जिसमें पायलट ने रॉजर बोला है, लेकिन उसके पीछे आपको ये कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगी जो इस चीज़ की निशानी है कि जहाज़ के दोनों इंजन उस वक्त तक काम करना छोड़ चुके थे। Roger, Pakistan 830. Roger, Pakistan 830. जी, तो फिर आपने ये सुना मुसलसल बीप की आवाज़ जो इस बात की निशानदही कर रही थी कि जहाज़ के अंदर कोई मेजर फॉल्ट पैदा हो चुका था, जो मे बी इंजन के रनवे से टकराने की वजह से, इंजन फेलियर या इंजन फायर की वजह से ये मास्टर कॉशन बीप कर रहा था। तो जैसे ही पायलट ने ये कहा कि हम इस रनवे के ऊपर उतर जाएंगे, अगरचे हमारी हाइट ज़्यादा है लेकिन हम इस रनवे को मेंटेन कर लेंगे और हम यहाँ पे उतर जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि पायलट ने और को पायलट ने दोबारा से कैलकुलेशन की हो और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो इस रनवे के ऊपर नहीं उतर पाएंगे। तो उन्होंने ATC से एक दफ़ा फिर गो राउंड की इजाज़त मांगी और उन्होंने ATC से कहा कि वो दोबारा एक दफ़ा गो राउंड करना चाहते हैं और वो दोबारा से चक्कर काट कर फिर सही पोजीशन में और सही हाइट के ऊपर वापस आना चाहते हैं। इसके ऊपर ATC ने उनको इजाज़त दे दी और उनको ये कहा कि वो 3000 फीट तक क्लाइंब करें, क्लाइंब टू 3000 फीट, और दोबारा से वो चक्कर काट के आएंगे और दोबारा ILS वो 25 के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी हाइट को ठीक कर लेंगे। ये अभी आपको ATC की इस आवाज़ के अंदर ATC और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के अंदर ये आप सुनिए। 303 going round. 3 report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. So return left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. जी, तो व्यूअर्स आपने सुना ATC ने कैप्टन को ये कहा कि वो क्लाइंब करें 3000 फीट के ऊपर
और हेडिंग करें लेफ़्ट को 110, यानी 110 डिग्रीज़ लेफ़्ट की तरफ वो अपना टर्न करें और 3000 फीट तक क्लाइंब करें, और उसके बाद वो दोबारा चक्कर काट के अपनी पोजीशन को ठीक करके और फिर अटैम्प्ट करेंगे लैंडिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही जब जहाज़ को लैंड कर रहे होते हैं तो उस वक्त इंजन को आइडल पोजीशन के ऊपर इंजन होते हैं, इंजन की पावर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जहाज़ ग्लाइड कर रहा होता है। लेकिन जब ग्लाइड करती हुई पोजीशन से आपने जहाज़ को वापस 3000 फीट या आपने किसी और बुलंदी तक उठाना होता है, लेकिन जब गो अराउंड करते हैं यानी आप जहाज़ आपका अपना एल्टीट्यूड कम करता करता, अपनी ऊंचाई कम करता करता रनवे के ऊपर लैंड करने के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको एकदम जहाज़ को दोबारा ऊपर उठाना पड़ेगा और दोबारा आपको 3000 फीट के ऊपर जाकर और दोबारा चक्कर लगाकर वापस आना पड़ेगा। तो इस काम के लिए इंजन की फुल पावर की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी को किसी भी उतराई से उतार रहे होते हैं लेकिन आगे एकदम चढ़ाई आ जाए, तो अगर जब गाड़ी उतर रही होती है तो इंजन का इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे ही आप चढ़ाई की तरफ गाड़ी दोबारा लेके जाना चाहते हैं तो आपको फुल थ्रॉटल करना पड़ता है, फुल एक्सेलेटर करना पड़ता है, ताकि पावर देनी पड़ती है गाड़ी को ताकि गाड़ी उस हाइट के ऊपर चढ़ जाए। तो यही उस पायलट ने किया कि जब उन्होंने थ्रॉटल अपने फुल किए और उन्होंने दोनों इंजन को मैक्सिमम पावर के ऊपर कर दिया और वो गो राउंड करना चाहते थे, वो 3000 फीट तक दोबारा चक्कर काट के वापस आना चाहते थे, तो चूँकि मास्टर कॉशन इंजन की वजह से आ चुका था और इंजन अपने फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर सकते थे, तो जैसे ही पायलट ने थ्रॉटल को फुल किया और उसने दोबारा 3000 फीट के ऊपर जाने की कोशिश की तो उसका जहाज़ क्लाइंब नहीं कर पाया। वो 3000 फीट तक क्लाइंब नहीं कर पाया और वो सिर्फ 2000 फीट की बुलंदी तक ही क्लाइंब कर पाया। उसके ऊपर उसने ATC से अप्रूवल मांगी कि वो 3000 फीट तक क्लाइंब नहीं कर पाएगा और वो 2000 फीट के ऊपर रहने की ही, मेंटेन करने की ही अप्रूवल मांगता है, और ATC ने उसको अप्रूवल दे दी। 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. जी, तो व्यूअर्स, जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को 2000 फीट की ऊंचाई मेंटेन करके गो राउंड करने की अप्रूवल दी, लेकिन जहाज़ के चूँकि दोनों इंजन ही जवाब दे चुके थे और दोनों इंजन पावर नहीं दे रहे थे, इसलिए बजाय इसके कि जहाज़ कोई भी एल्टीट्यूड गेन करता या जहाज़ क्लाइंब कर सकता, जहाज़ अपना एल्टीट्यूड ड्रॉप करने लगा, और बजाय इसके कि जहाज़ 2000 फीट की बुलंदी को ही मेंटेन कर पाता, जहाज़ 1800 फीट की बुलंदी तक आ गया, जिसके बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को वार्निंग दी कि आपको 2000 फीट मेंटेन करने के लिए कहा गया है, लेकिन जहाज़ अपना एल्टीट्यूड खो रहा है और 1800 फीट के ऊपर आ गया है। क्योंकि जो रडार आजकल लगे हुए होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर, वो उनको एयर ट्रैफिक की यानी इर्द गिर्द जो भी जहाज़ उनके दायरे के अंदर आ रहे होते हैं उनकी ना सिर्फ पोजीशन बल्कि उनकी हाइट भी बता रहे होते हैं। तो इसी तरह के आलात जो हैं वो जहाज़ के अंदर भी होते हैं और पायलट ख़ुद भी अपनी हाइट, अपना एल्टीट्यूड देख रहे होते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ये पायलट को ये कहा कि आप अपना एल्टीट्यूड लूज़ कर रहे हैं और आप 1800 फीट के ऊपर गिर रहे हैं। 8303, most value showing 1800 feet at descent. Copied, sir. We are now trying to maintain. जैसा कि वर्ष आपने सुना कि जहाज़ चूँकि अपने इंजन लॉस्ट होने की वजह से क्लाइंब नहीं कर पा रहा था और ATC के बताए हुए 3000 फीट तक क्लाइंब करना जहाज़ के लिए बहुत मुश्किल था। तो जो प्लान था ATC का कि जहाज़ 3000 फीट तक क्लाइंब करेगा और एक बड़ा चक्कर काट के वापस रनवे को अलाइन होगा, रनवे के सामने आएगा और उसको दोबारा से लैंड कराने की कोशिश करेंगे। तो पायलट ने इस प्लान से इनहराफ किया और चूँकि उसका जहाज़ क्लाइंब नहीं कर रहा था, उसने अपने जहाज़ को एक शॉर्ट चक्कर में, एक शॉर्ट टर्न के अंदर वापस घुमाया। यानी अगर गो राउंड करता है जहाज़ तो उसे 360 डिग्रीज़ के अंदर एक पूरा गोल चक्कर काट के यू टर्न लेकर वापस आना होता है। लेकिन ATC का ये प्लान था कि ये यू टर्न या ये जो गो राउंड है ये एक बड़ा गो राउंड होगा ताकि जहाज़ को एक बहुत अच्छी स्पेस मिल जाए और वो अपनी हाइट को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके। लेकिन चूँकि जहाज़ के दोनों इंजन काम करना बंद कर गए थे, तो इसलिए पायलट ने उस बड़े चक्कर को एक छोटे चक्कर में कन्वर्ट कर दिया, जिसके ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको पूछा कि आप जो है एक शार्प टर्न कर रहे हैं, आप बड़ा टर्न नहीं कर रहे, जिसके ऊपर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये बताया कि वी हैव लॉस्ट इंजन्स, इसलिए हम सीधा अब दोबारा लैंडिंग के लिए जहाज़ को घुमा के दोबारा लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसके ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज़ के कप्तान से पूछा कि क्या अभी भी वो बैली लैंडिंग करेंगे, क्योंकि वो पहले भी एक दफ़ा बैली लैंडिंग कर चुके हैं और जहाज़ का लैंडिंग गियर नहीं खुला था। तो इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज़ के कप्तान से दोबारा ये पूछा कि क्या आप बैली लैंडिंग करेंगे। ये पहली दफ़ा थी कि जब जहाज़ के कप्तान ने
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये बात बताई कि जहाज़ के दोनों इंजन लॉस्ट हो चुके हैं और लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं खुले हैं इसका जिक्र पूरी कन्वर्सेशन में कहीं पर भी नहीं है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ये इसलिए पूछा कि अगर कोई जहाज़ बेली लैंडिंग करता है तो आग लगने के ख़तरे के पेश नज़र एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया जाता है। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. जी तो व्यूअर्स, जहाज़ की बेली लैंडिंग का पूछने के ऊपर पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये बताया जाए कि वो बेली लैंडिंग कर रहा है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया जाए ताकि अगर खुदा न खास्ता जहाज़ के अंदर आग लगती है तो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ और जो दूसरा अमला है वो रनवे के ऊपर पहले से मौजूद हो। तो जब कैप्टन ने नहीं बताया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज़ की कंडीशन को देखते हुए अप्रूवल दी कि रनवे 25 लैंडिंग के लिए तैयार है। लेकिन उसी वक्त ये आखिरी कम्युनिकेशन थी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के दरमियान हुई, जिसमें पायलट ने मेडे 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 यानी एक एमरजेंसी का ऐलान किया। मेडे 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 एक शदीद एमरजेंसी होती है। अगर कोई भी पायलट मेडे 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 का ऐलान करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको हमेशा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्रायोरिटी देता है और तमाम ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो जैसे ही ये आखिरी कम्युनिकेशन हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से ये कहा कि दोनों रनवेज़ आपके लिए तैयार हैं, आप जहां चाहें जिस तरह से चाहें लैंडिंग कर सकते हैं। Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. जी तो व्यूअर्स, ये आखिरी कम्युनिकेशन थी जब पायलट ने मेडे 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 का ऐलान किया यानी इमरजेंसी का ऐलान किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तमाम एयर ट्रैफिक को रोक दिया और पायलट से ये कहा कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाज़ रनवे तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि जहाज़ के दोनों इंजन लॉस्ट हो चुके थे और जहाज़ अपना एल्टीट्यूड तेज़ी से खो रहा था। पायलट ने पूरी कोशिश की लेकिन बहुत थोड़े फासले से जहाज़ ने रनवे को टच नहीं किया, बल्कि वो रनवे के बिल्कुल मुल्हका एक आबादी के अंदर रहायशी मकानात के ऊपर गिर गया। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ऐन ईद से 2 दिन पहले, मतलब ये कोई भी वक्त होता, ये सानहा हमेशा ही एक दुख देने वाली बात है। किसी भी जहाज़ का हादसा या कोई भी हादसा जिसमें इंसानी जानों का ज़या हो, वो हमेशा ही दुख दिया करता है। लेकिन ये वो मौका था कि जब 2 दिन के बाद ईद थी और हमारे मुल्क में एक त्यौहार था और एक लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे ईद मनाने के लिए और बहुत सारे लोग इसके अंदर शहीद हो गए। तो व्यूअर्स, आपको मैंने जो भी ये सारी इन्वेस्टिगेशन और जो मैंने जो सारा डाटा इकट्ठा किया, ये सारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और जहाज़ के कप्तान के दरमियान हुई गुफ्तगू फ्लाइट रडार के डाटा के मुताबिक है। और मैं आपको यहाँ पे ये फ्लाइट रडार के एक चार्ट भी दिखा रहा हूँ जिसमें ये वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जहाज़ एक दफ़ा टच डाउन की पोजीशन में आया और उसके बाद वो दोबारा से ऊपर उठा और फिर आखिरकार वो क्रैश हो गया। तो जो इस बात का सबूत है कि ये जो बात हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के दरमियान सुनी, ये उनकी दूसरी लैंडिंग की गुफ्तगू है। इससे पहले क्या गुफ्तगू हुई वो शायद आउट नहीं हुई और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तो ये सारी मालूमात जो मैंने आपको दी, ये सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, फ्लाइट रडार के डाटा और एविएशन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मेरे इल्म में है उसके ऊपर बेस करती है। फाइनली क्या हुआ, हादसे की वजह क्या थी और इसमें क्यों हादसा ये पेश आया, इसकी वजह तो उसी वक्त पता चल सकेगी जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी मज़ीद जो वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। शुक्रिया।